हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एडवांस रूलिंग। देखिए, हम इसको से ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, चाइना में रहता है, उसका नाम है यो मिंग। यो मिंग कहता है, यार मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, लाइसेंस लेगा मुझसे, काम वाम कर ले, या मशीनें बेचता हूँ मैं, मशीनें लेगा मेरे से, इंस्टॉलेशन करा लेना और ट्रेनिंग ले लेना। तो फिर आप बोलते हैं व्हाई नॉट, बिजनेस करते हैं। बट वो कहता है, यार ऐसा तो नहीं होगा बाद में तुम्हारी गवर्नमेंट बोले अरे तुम्हारा तो पी बन गया नॉन रेजिडेंट, तुम तो यहाँ बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी दुकान है, चलो टैक्स दो। या ऐसा तो नहीं होगा कि रॉयल्टी ट्रांजैक्शन बन गई कि इंडिया वाले को टीडीएस काट के, टैक्स काट के पैसे देने थे। तो एडवांस में ही इन डिस्प्यूट से बचने के लिए एडवांस रूलिंग ली जाती है। किससे ली जाती है? बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग से ली जाती है। एक बोर्ड बनाई गई है इसके लिए। देखिए, काम कौन करते हैं? वही इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग थी, अब उसका 2.0 लेवल आ गया, यानी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग बना दी, मोर क्लैरिटी के लिए, एडवांस लेवल की क्लैरिटी के लिए इसको फेसलेस कर दिया। देखिए, पर काम फिर भी कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं आपके इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाला, सिविक सेंटर वाला। तो अब इसमें क्या हुआ कि बोर्ड के लिए, देखिए, एक होता है कमिश्नर। कमिश्नर किसको रिपोर्टिंग करता है? वो कहता है चीफ आज ये हुआ, चीफ आज वो हुआ, यानी वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्टिंग करता है। और चीफ कमिश्नर किसको रिपोर्टिंग करता है? वो कहते हैं प्रिंसिपल आज ये हुआ, प्रिंसिपल आज वो हुआ, यानी वो प्रिंसिपल कमिश्नर को करता है। तो कमिश्नर चीफ को करता है, चीफ प्रिंसिपल को रिपोर्टिंग करता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ना काम नहीं करता, मतलब करता है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको सारे काम देखने होते हैं और लोगों से करवाने होते हैं, तो वो अपने नीचे वाले से कराता है। तो वो कहता है प्रिंसिपल, चलो भाई 2 चेयर लगा के बैठ जाओ, 2 चीफ कमिश्नर तुम लोग बैठ जाओ। अब ये जो चीफ कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो कमिश्नर से ही काम कराते हैं। जैसे होता है ना कि कोई ऑर्डर देना है, जाओ भाई देख के आओ, बुक्स लेकर आओ, या उसकी प्रेमाइसेस है भी या नहीं है देख कर आओ, है ना। तो ये सारे काम ये लोग ऑफिसर्स ही कर रहे हैं, बस एक अलग से बोर्ड बन गया है। देखिए, मीनिंग क्या है एडवांस रूलिंग का? इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट, यानी चाइना वाला जो आपका फ्रेंड था, ट्रांजेक्शन हो रही है बाय नॉन रेजिडेंट, या अब उसकी किससे हो रही है? इंडिया वाले से हो रही है, यानी रेजिडेंट से हो रही है। ठीक है। तीसरा, स्पेसिफाइड रेजिडेंट, यानी इंडिया वाला ही बंदा है बट वो बड़े लेवल का काम कर रहा है, 100 करोड़ या उससे प्लस का कर रहा है। उसके बाद आपका पीएसयू आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जानना चाहता है मेरी टोटल इनकम क्या है। ठीक है, ऊपर वाले जान रहे थे मेरी टैक्सेबिलिटी क्या बनती है, पीएसयू जान रहा है मेरी टोटल इनकम क्या है। पीएसयू क्या है? वो सब्सटेंशली गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल हो रही है, यानी आपका जैसे एसबीआई बैंक हो गया या और भी पीएसयूज हो गए। तो गवर्नमेंट कह रही है मैं अपने लिए क्या रूल बनाऊं? नो रूल। तो इन तीनों के लिए क्या रूल है कि अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है, कहां पर? कमिश्नर के पास, आईटेट में, किसी भी कोर्ट में, तो आप एडवांस रूलिंग के लिए नहीं आ सकते। बट अगर पीएसयू तुम्हारा कहीं भी केस पेंडिंग चल रहा है, तुम आ सकते हो, बस कोर्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने लिए वो फ्लेक्सिबल रहती है गवर्नमेंट। उसके बाद पांचवा क्या है? वेदर एन अरेंजमेंट इज इम्परमिसेबल अंडर गार। ठीक है, वो गार में इम्परमिसेबल है क्या? अब इसके लिए एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं? वही आपका फ्रेंड योमिंग, नॉन रेजिडेंट, आप खुद रेजिडेंट, या वो स्पेसिफाइड रेजिडेंट जिसकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैंने बताया था ना, इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है गवर्नमेंट। और गार मैटर्स के लिए यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, रेजिडेंट भी, नॉन रेजिडेंट भी। देखिए, इसका सेक्शन है 245Q। देखिए, आप क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, तो क्वेश्चन का Q, 245Q, एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं ना तो फीस देनी होती है, और अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ना तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ठीक है, बट फीस रिफंड नहीं होगी। एक और बात, अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए तो क्या विड्रॉ हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। एक केस लॉ भी है, उसमें क्या है, अगर सरकमस्टांसेस सिचुएशन ऐसी है कि विड्रॉ हो जाना चाहिए, 30 दिन से लेट आया है बंदा, तो कोई बात नहीं, वो विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब इसमें फीस क्या है? जो ऊपर के 3 लोग थे, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और स्पेसिफाइड रेजिडेंट, जो 100 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए आ रहा था। ठीक है, तो इनके लिए 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 2 लाख,
5 लाख 10 लाख ये फीस है। बट फिर से वही गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इतने सारे पैसे क्यों दे। तो अदर केसेस में वो 10,000 रुपए है। और वो आपका फिफ्थ था ना गार इम्परमिसेबल, उसमें भी 10,000 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन। देखिए ये ना इलेक्ट्रॉनिक होता है, फेसलेस है, आपने अपना क्वेश्चन डाला जो भी, ठीक है, तो उस पर कमेंट्स के लिए किसके पास जाएगा, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स वालों के पास ही जाएगा, यानी प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो वो अपने कमेंट्स देते हैं कि नहीं भाई इसको तो रिजेक्ट कर देना चाहिए, या इसको अप्रूव कर देना चाहिए, या इसमें ये चीज होगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर आप उनसे बोलेंगे यार फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो तो आप वैल्यूअर से पूछ सकते हैं या उसके लिए अलग चीजें हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए बोर्ड बनी है, ये फेयर मार्केट वैल्यू पूछने के लिए नहीं बनी। फिर से पेंडिंग केसेस चल रहे हैं तो आप नहीं आ सकते भाई, जब टैक्स अथॉरिटी में चल रहे हैं, हम खुद टैक्स वाले हैं, तो हम फिर दूसरे बोर्ड के थ्रू क्या उन चीजों को देखें, है ना। और ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स अवॉइडेंस वाली पर इम्परमिसेबल वाली देख सकते हैं। देखिए आपको पता ही है, अगर रिजेक्ट करेंगे तो पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी देंगे, सामने वाले को बोलने का मौका भी देंगे। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होती है, जब अप्लाई किया था उससे 6 महीने के अंदर आपको रूलिंग दे देनी चाहिए। देखिए इफेक्ट क्या होगा वैकेंसी का, मान लीजिए जो बोर्ड है आपकी बार है, उसमें कहते हैं भाई 5 साल तक का टेन्योर होता है इस पर्सन का। ठीक है, बट क्या है वैकेंसी पड़ी हुई है, कोई आ नहीं रहा, कोई स्टाफ हायर नहीं हो रहा, तो वो रिटायर हो गया बट वो स्टिल काम कर रहा है, तो ये नहीं जो उसने डिसीजंस लिए हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं जिसने भी ली हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी थी या डिफेक्ट हो गया था, उसको चले जाना चाहिए था बार के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई इनवैलिड नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो ऑफ कोर्स ये चीजें वॉइड हो जाएंगी। उन्होंने उनकी वैकेंसी थी या स्टाफ हायर नहीं किया था या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिफेक्ट हुआ था उसकी वजह से उनकी रूलिंग कभी वॉइड नहीं होगी। बट आपने कुछ फ्रॉड कर दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो आपका ऐसा होगा मानो हमने रूलिंग दी नहीं थी, रूलिंग नेवर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये वॉइड एब इनिशियो या स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा। देखिए जो बार है ना उसको वही आपके कोर्ट जैसी पावर मिली हुई है, वो डिस्कवरी इंस्पेक्शन भी करा सकता है, बुक्स का समन भी भेज सकता है, भाई आइए आइए, नॉन रेजिडेंट का वो जो डायरेक्टर है उसको भी बुला सकता है, किसी को भी बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स बोल सकता है मुझे दो, या इशुइंग कमीशन मतलब ऑर्डर दे सकता है अपने से नीचे वाले को कि जाओ भाई देख के आओ इसकी प्रेमाइसेस एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सिविल कोर्ट जैसा है डीम्ड, तो यस बार डीम्ड अ सिविल कोर्ट है फॉर सर्टेन पर्पस के लिए, मतलब इनको थोड़ी पावर दी हुई है। देखिए इसमें क्या है आपको पता है, जब भी आप अपील करते हैं तो कहाँ जाते हैं पहले, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल, है ना। बट इसमें क्या है आपकी इनकम का असेसमेंट नहीं हुआ है, इसमें आप रूलिंग के लिए जा रहे हैं, ऑर्डर लेने जा रहे हैं, तो जो अपील है वो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को करते हैं, जो आपकी कमिश्नर्स है ना वहां पर आपकी इनकम का असेसमेंट चलता है। तो आप अगर जैसे मान लो एओ से आप एओ ने बोला आइए मुझे बात करनी है, आपकी इनकम कम लग रही है, तो जब आप एओ से सेटिस्फाइड नहीं हुए तब आप कमिश्नर के पास जाते हैं कि देखो यार मेरी इनकम का उसने क्या असेसमेंट कर दिया, उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो आईटेट के पास जाते हैं। पर यहाँ रूलिंग चल रही है ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट हम थर्ड लेवल पर जंप कर जाएंगे, यानी कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये अलग बना हुआ है। ठीक है, इस बोर्ड से हम रूलिंग लेने जाते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, टैक्सेबिलिटी क्या होगी, हम उसका रूल लेने जाते हैं। तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाएंगे अगर हम उस बोर्ड से सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर जब वो ऑर्डर देता है, 30 दिन और ले लो अगर थोड़ा सा लेट हो गए और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हाँ जी, तो ये हो गया आपका एडवांस रूलिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।